हेलो दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हम अपने मेल लीड जूशान जियाओ को देखते हैं जो कि फाइनली अब्रॉड से अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आ गया है और अब अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने वाला था। यानी कि बैठे बिठाए वो एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसके फर्स्ट डे पर तो कंपनी में सही उधम मची हुई थी क्योंकि सभी लोग अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालना चाहते थे। यहाँ कुछ कुलीग्स आपस में बातें कर रही थी कि हमने सुना है बॉस को माइसोफोबिया है, यानी कि डस्ट से एलर्जी और हर चीज से इन्हें इरिटेशन होती है। दूसरा कुलीग बोला कि हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैंने सुना था कि लास्ट टाइम किसी ने इनके शूज पर पाँव रख दिया और फिर इन्होंने डायरेक्टली उसे अफ्रीका भिजवा दिया, यानी कि सबको ही उससे डर लग रहा था। जबकि इधर जूशान अपने असिस्टेंट चौबी से पूछ रहा था कि आज से 6 साल पहले जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी क्या उसके बारे में कुछ पता चला। मेरी वाइफ बनने का हक सिर्फ उसी को ही हो सकता है और कोई भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती, इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ। इसी दौरान हमारी छोटू बॉस श्याओतू आकर जूशान पर चिपक जाती है कि डैडी डैडी फाइनली आप आ गए हो, मुझे पता था कि आप जरूर आओगे, आप कितने हैंडसम हो। जबकि इधर चौबी सोच रहा था कि ओ गॉश, बॉस को तो लोगों से इरिटेशन होती है कि कोई भी उनको टच करे। फौरन उसे पीछे करते हुए बोला कि बेटा ये आपकी डैडी नहीं है, मेरे साथ आओ। लेकिन वो तो मुसलसल जूशान को अपना डैडी कहती रही, जिस पर उसने भी कहा कि इसे छोड़ दो और श्याओतू फौरन से जाकर उसके पास चली गई। जूशान उसे प्यार से समझाते हुए बोला कि बेटा मैं आपका डैडी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपने डैड के बारे में कुछ बताओ तो फिर मैं उन्हें ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर हमारी छोटू श्याओतू तो कुछ ज्यादा ही शैतान थी। वो कहती है कि आप मेरे बारे में फिक्र मत करें, मैं कोई गुम थोड़ी ना हुई हूँ। हाँ लेकिन आप मुझे अपनी मम्मी के लिए पसंद आ गए हैं, इसलिए मैं आपको अपना डैडी नंबर 2 मान लेती हूँ। फिर अपने पास से एक स्टिकर निकालकर उसकी जैकेट पर लगा देती है और वहाँ से चली गई। जूशान सोच रहा था कि मैं इस बच्ची को जानता तो नहीं, मगर ये मुझे इतनी अपनी अपनी सी क्यों लगी। इधर चौबी भी यही सवाल पूछने लगा कि बॉस ये आपकी बच्ची है क्या। वो बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी शादी जरूर हुई है मगर मैं तो इतने सालों से अब्रॉड रहा, मैंने तो उस लड़की को देखा तक नहीं। तो वो बोला कि आज से 6 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी ये बच्ची उसकी भी तो हो सकती है। जिस पर उसे फौरन से पास्ट की बात याद आती है जब उसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन उस लड़की से जूशान फिर कभी भी नहीं मिला, आज तक उसी को ही ढूंढ रहा है। फौरन असिस्टेंट से कहने लगा कि इस बच्ची की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो। नेक्स्ट सीन में श्याओतू को दिखाया गया जो कि अपनी डायरी में लिख रही थी कि फाइनली मुझे अपना डैडी नंबर 2 भी मिल गया है। इस दुनिया से जाने से पहले मैं अपनी मॉम के लिए 364 डैड्स ढूंढ कर रहूंगी ताकि मेरे जाने के बाद वो उनका ख्याल रख सके। यहाँ उसकी नाक से खून आने लगा, जिसे देखकर वो कहती है कि मेरी इलनेस तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर खैर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ टाइम है, मैं मम्मी के लिए ज्यादा सारे डैड्स ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो अपनी मम्मी और हमारी फीमेल लीड एना के पास आती है कि ये देखो मम्मी मैं आपके लिए कैंडी लेकर आई हूँ। वो भी इसे प्यार करने लगी। दूसरी तरफ कुछ कलीग्स आपस में बातें कर रही थी कि तुम्हें पता है चाइना का अमीर और हैंडसम लड़का मिस्टर जूशान जियाओ चाइना वापस आ गया है। आई विश कि मेरी उससे शादी हो जाती। जिससे एना को याद आता है कि आज से 3 साल पहले उसकी इसी नाम वाले अमीर लड़के से शादी हुई थी, पर उसने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। शादी के पहले दिन ही वो इसे कार्ड देते हुए बोला कि इसमें 10 मिलियन है, तुम इसे जिस तरह मर्जी यूज करो। मैं नहीं जानता कि तुमने ग्रैंडपा को क्या पट्टी पढ़ा दी थी जिसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल तक है, तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो, जिसके बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। ये कहने के बाद वो अब्रॉड चला जाता है और अभी ही वापस आया। इधर श्याओतू उनकी बातें सुनकर कहने लगी कि आप लोग उसके बारे में सोचना बंद कर दे, वो सिर्फ मेरी मम्मी का ही है। जबकि मम्मी ने फौरन से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उनसे कहती है कि इनकी बात को बुरा मत मनाना, बच्ची है ना। तभी एना का कुलीग और उसका अच्छा दोस्त यनयंग आता है जो कह रहा था कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक और जॉब भी ढूंढ दूं, तो मुझे एक नाइट क्लब की जॉब मिली है, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल लो, हो सकता है कि तुम्हें वो जॉब पसंद आ जाए। श्याओतू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मगर उसकी मम्मी बोली कि बेटा रात में तुम अंकल लू के साथ रह लेना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। जो कहकर वो चली गई। इधर यनयंग श्याओतू को पकड़कर उसे कहता है कि यार तुम हमेशा अपने लिए डैडीज की भरमार ढूंढती रहती हो, एक मुझे भी ऐड कर लो तो क्या ही हो जाएगा। जबकि वो बोली कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी मम्मी इतनी प्यारी है, वो एक अमीर और हैंडसम सा लड़का डिजर्व करती है, लेकिन आप अमीर तो हो ही नहीं। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि मम्मी इतनी प्यारी है, उनका अकेले में क्लब जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं, मुझे वहाँ जाकर वहाँ का एनवायरनमेंट देखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चौबी जूशान को बता रहा था कि बॉस वो बच्ची तो पता नहीं कंपनी में कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं जल्दी ही उसका पता लगा लूंगा। दूसरी बात ये कि आपकी ग्रैंडमा ने आपके लिए ब्राइंड डेट अरेंज करवाई है, वो भी बई फैमिली की मिस साशा से। उसने तो जाने से फौरन मना कर दिया, पर ये बोला कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ग्रैंडमा भूख हड़ताल करेंगी। अब वो बेचारा भी और क्या ही कर सकता था सिवाय ब्लाइंड डेट पर जाने के। इधर श्याओतू भी
भी क्लब में पहुंच आई थी और कहती है कि मम्मी आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। जबकि दूसरी तरफ एना को मैनेजर वाइन का ग्लास देते हुए बोला कि पहले इसे खत्म करो, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा। एना को इस जॉब की बहुत जरूरत थी क्योंकि वो श्याओतू का अच्छे से इलाज करवाना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन से मैनेजर की बात मान ली। लेकिन जिस तरह से वो मैनेजर इवल स्माइल कर रहा था, इधर श्याओतू समझ गई कि जरूर इसने मेरी मम्मी की ग्लास में ड्रग मिला दिया था। साथ ही यहाँ उसने अपने डैडी नंबर 2 को एक रूम में जाते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर डैडी नंबर 2 ही हीरो बनकर मेरी मम्मी को बचा ले तो क्या ही अच्छा होगा। इधर मैनेजर ने भी अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी, जिस पर एना फौरन से वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से बाहर निकल आई और श्याओतू से कहती है कि मम्मी आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको बचा लूंगी। एना ड्रग होने की वजह से श्याओतू को भी नहीं पहचान पा रही। वो कहती है कि ओ गॉड मॉम तो मुझे भी भूल गई, पर खैर उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इधर मैनेजर के आदमी उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ हमें ज्यूशान को दिखाया गया जो कि उस स्पीकर को देख रहा होता है, पता नहीं क्यों मगर अभी भी उसे काफी अच्छा लग रहा था। ये बात तो उसे खुद भी समझ में नहीं आती। आखिरकार वो अपने ब्लाइंड डेट का इरादा कैंसिल करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी टक्कर एना से हुई जो कि जानबूझकर श्याओतू ही लेकर आई थी। ड्रग्ड होने की वजह से वो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही थी, जबकि ज्यूशान उसे कहता है कि दूर रहो मुझसे, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझे टच कैसे कर सकती हो। जबकि वो कह रही थी कि तुम इतने हैंडसम हो, क्या बुरा है अगर मैं तुम्हें टच करूं, मैं तुम्हें किस भी कर सकती हूँ। फिर उसे जानबूझकर किसिस करने लगी और वो इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से ज्यूशान को रियलाइज होने लगा कि इस लड़की के पास से मुझे बिल्कुल सेम सेंट आ रही है जो कि आज से 6 साल पहले मुझे उस लड़की के पास से आई थी। इधर एना बोली कि तुम कितने रूड हो, मुझे कोई और हैंडसम लड़का मिल जाएगा, जो कहकर वो जाने लगती है और ज्यूशान ने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की ड्रग्ड है और होने को तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। दूसरी तरफ मैनेजर के आदमी श्याओतू से ही पूछने लगे कि ओ बच्ची आपने यहाँ पर किसी प्यारी सी लड़की को भागते हुए देखा? तो वो बोली कि पहले मुझे प्रेसिडेंट बोलो उसके बाद ही बताऊंगी। अब वो भी इसे प्रेसिडेंट कह देते हैं तो ये कहने लगी कि हाँ देखा ना, उस तरफ भागते हुए देखा। फिर जैसे ही वो दोनों उस तरफ जाते हैं, सफाई वाली आंटी ने उन्हें लात मारकर बाहर फेंक दिया कि मैं सफाई कर रही हूँ और तुम लोगों ने सारा फर्श गंदा कर दिया। इधर चाओ भी मिस साशा को लेकर आ गया था जो कि ज्यूशान की ब्लाइंड डेट होने वाली थी, मगर जैसे ही उसने देखा कि बॉस तो किसी और लड़की के साथ है तो इससे बहाना कर दिया कि बॉस किसी जरूरी काम में बिजी हैं, इसलिए आपसे नहीं मिल पाएंगे। मगर साशा भी रही एक अमीर लड़की, गुस्सा होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फौरन दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी और उन दोनों को साथ में देख लिया, जिससे उसे आज से 6 साल पहले की बात याद आती है जब उसने ही ज्यूशान की ड्रिंक में ड्रग मिलाया था उसे ट्रिक करने के लिए। मगर तब भी वो गया तो एना के पास। अब तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किसी को कॉल करके एना की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है कि इतनी आसानी से कोई एरा गैर आकर मुझसे ज्यूशान को नहीं छीन सकती। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया गया जहाँ एना को होश आता है और जब उसने खुद को इस लड़के के साथ देखा तो सोचने लगी कि मैं मैरिड हूँ, अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो। लेकिन ज्यूशान के पास वो स्टिकर देखकर जिस पर नंबर 2 लिखा हुआ था, वो सोचने लगी कि शायद इस लड़के का बिजनेस है यहाँ पर लड़कियों को सर्व करना। अब दिन में तो पता नहीं इसके पास कितनी सारी कस्टमर्स आती होंगी, यकीनन इसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। बाहर ही खड़ा चाओ भी इसे ग्रीटिंग्स करता है, जिसे एना एक वेटर समझ रही थी, पर वो बोला कि मिस मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए क्योंकि अंदर आपके साथ जो लड़का था मैं उनका असिस्टेंट हूँ। बेचारी एना सोचने लगी कि ये किस तरह का बिजनेस है कि इसने अपना असिस्टेंट भी रखा हुआ है। खैर वो उसे 400 युआन टिप दे देती है और कहती है कि तुम एज से बहुत छोटे लग रहे हो, तुम्हें इस तरह किसी का असिस्टेंट नहीं होना चाहिए। जिस पर बेचारा चाओ भी सोचने लगा कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे इसने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया हो। खैर वो अंदर आता है अपने बॉस को उठाने के लिए। ज्यूशान उसे अपने सामने देखकर कहता है कि तुम क्या मुंह उठाकर मेरे सामने खड़े हो गए हो, वो लड़की किधर गई? तो भी कहता है कि वो तो चली गई, हाँ मगर उसने मुझे 400 युआन टिप दे दिया। वैसे बॉस आपसे एक बात पूछूं, आपको तो नहीं पसंद ना कि कोई भी आपको टच करे, तो फिर इतनी आसानी से आपने उस लड़की को खुद को टच करने कैसे दिया? जिस पर यहाँ ज्यूशान भी सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे आज से 6 साल पहले वाली लड़की की तरह क्यों लगी, इसीलिए ही वो चाओबी को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों यहाँ से वापस जाते हैं जहाँ ज्यूशान को उस मैनेजर की आवाजें आ रही थी जो कहता है कि उस लड़की
ने मुझसे इतने सारे पैसे ले लिए थे, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई भागने की। चौबी ने बताया कि ये अक्सर यहाँ पर आता रहता है क्लब की लड़कियों से मिलने के लिए, जिस पर उसे फौरन से ऐना का ख्याल आता है कि वो भी इस क्लब की कोई कैरेक्टरलेस लड़की होगी, मुझे क्यों फेमिलियर लगेगी। इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और चौबी से कहता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ ऐना को दिखाया गया जो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रही थी क्योंकि अभी तक अंधेरा भी नहीं हटा। तभी हम देखते हैं कि शाओतू एक गाड़ी लेकर हाजिर हो गई। कहने लगी कि मम्मी जल्दी जल्दी से अंदर आ जाओ, जबकि मम्मी उससे सवाल करने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे और ये गाड़ी कहाँ से लेकर आई हो। वो बोली कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, जबकि दिल ही दिल में सोच रही होती है कि यकीनन मेरी मम्मी को भी डैडी नंबर 2 पसंद आ गया होगा। यहाँ अचानक से ऐना की नजर जीवशान पर पड़ी और उसे लगता है कि जैसे ये वही लड़का हो जो उसे 6 साल पहले मिला था। जीवशान है तो वही लड़का, पर उसे लगता है कि शायद मुझे देखने में कोई गलत फहमी हो गई होगी, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में शाओतू को नीचे लेटे हुए देखकर मॉम को उसकी फिक्र होने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना, जबकि वो ये सोच रही थी कि डैडी नंबर 2 अभी तक मम्मी को ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया। तभी उसे ख्याल आता है कि मम्मी ने तो ऐसा कोई क्लू भी नहीं छोड़ा जिसके जरिए वो मम्मी को ढूंढ सके। तो फौरन से अपनी मम्मी को हक करते हुए कहती है कि आज मैं आपके साथ आपके काम पर नहीं जा सकूंगी क्योंकि मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ, और इसी बहाने उसने अपनी मम्मी का इयर रिंग निकाल लिया। नेक्स्ट सीन में जीवशान को दिखाया गया जो कि एक नेकलेस को देखकर आज से 6 साल पहले के बारे में सोच रहा था, जो कि इसके पास ऐना का ही रह गया था। और वो कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे मिल क्यों नहीं रही। शाओतू भी चोरी छुपे कंपनी में और उसके ऑफिस तक पहुँच आई। सामने आते हुए बोली कि डैडी नंबर 2 आपके हाथ में जो नेकलेस है मेरी मम्मी के पास भी बिल्कुल सेम इयर रिंग्स हैं। वो बोला कि अरे किडो, तुम पिछली बार भी कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन जब उसकी नजर उस इयर रिंग पर पड़ी तो वो सोचने लगा कि इस इयर रिंग और इस नेकलेस का पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज से 6 साल पहले जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो इस बच्चे की मम्मा ही हो। इसलिए उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी मम्मी से मिला सकती हो। शाओतू मजे से चेयर पर बैठकर कहती है कि डैडी नंबर 2, एक तो आपने आने में इतनी देर कर दी है, अब मैं इतनी आसानी से तो आपको अपनी मम्मी से नहीं मिलाने वाली। जीवशान बोला कि बेटा मुझे माफ कर दो आपकी लाइफ में देर से आने के लिए, लेकिन तुम कब से मुझे डैडी नंबर 2 क्यों कह रही हो। तो शाओतू ने पूरी बात बताई कि मैं अपनी मम्मी के लिए 364 हस्बैंड ढूंढना चाहती हूँ ताकि जब मैं उनके पास ना रहूँ तो उन्हें कंपनी देने के लिए बहुत सारे हस्बैंड्स हों। बेचारा जीवशान तो हैरान ही होकर रह गया कि ये क्या सीन है, इतने सारे हस्बैंड्स का तुम्हारी मम्मी करेगी क्या। वो पूछने लगा कि नंबर 1 पर कौन है। शाओतू ने बताया कि नंबर 1 पर अंकल लू हैं क्योंकि वो मम्मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और जब वो घर पर ना हो तो मेरा ख्याल भी अंकल लू रखते हैं। जीवशान उसे समझाते हुए बोला कि बेटा मैं अकेला ही काफी हूँ उन 364 हस्बैंड्स का काम संभालने के लिए, तुम जल्दी से मुझे अपनी मम्मी से मिला दो। शाओतू ने शर्त रख दी कि पहले मुझे 200 लॉलीपॉप्स खरीद कर दे, मैं फिर ही मिलवाऊंगी। वो बोला कि बेटा इतने सारे लॉलीपॉप्स खाओगी तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे ना। पर वो भी जिद्दी ठहरी। वो कहती है कि क्या आपको वाइफ नहीं चाहिए। आखिरकार जीवशान भी उससे डील कर लेता है, बाकी की गाइडेंस शाओतू से बाद में देगी, ये कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जीवशान ने चौबी को उसका एक बाल पकड़ाया जो कि उसने पहले ही ले लिया था, और अब वो चौबी को इसका पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में शाओतू जीवशान को कॉल करके बताती है कि डैडी नंबर 2, मैं मम्मी को वेस्ट कॉफी शॉप में भेज रही हूँ, आप भी जल्दी से उनको सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएं। उन्होंने व्हाइट कलर की हुडी पहनी होगी। जीवशान भी फौरन वहाँ से जाने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। यहाँ शाओतू मॉम से कहती है कि मम्मी मुझे कॉफी चाहिए, आप प्लीज जाकर मुझे ला देना। मम्मी को समझ नहीं आती कि आखिर आज इसे अचानक से कॉफी क्यों चाहिए। वैसे तो इसने कभी भी नहीं मांगी, लेकिन खैर वो शाओतू के लिए कॉफी लेने को चली गई। इधर शाओतू खुश हो रही थी कि फाइनली डैडी नंबर 2 भी इस कॉफी शॉप में आ जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे और कम से कम मेरी मॉम को एक हस्बैंड तो मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ जीवशान भी वहाँ पर पहुँच आया और उसे शाओतू की बात याद आती है कि मेरी मम्मी ने व्हाइट कलर का कोट पहना होगा। तो वो फौरन से कॉफी शॉप के अंदर जाते हुए यही सोच रहा था कि फाइनली आज मैं उस लड़की से मिल पाऊंगा। इसी दौरान ऐना भी कॉफी लेकर बाहर आ रही थी। दोनों ही बाय चांस टकरा जाते हैं और कॉफी जीवशान के शर्ट के ऊपर गिर गई। ऐना उसे सॉरी करते हुए फौरन से साफ करने लगी। यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए कि तुम असल में गर्मी लगने की वजह से ऐना ने अपना कोट उतार दिया था, इसलिए तो जीवशान उसे पहचान भी नहीं पाया। ऐना सोच रही थी कि ये तो वही डक नंबर 2 है जो कि मुझे बार में मिला था। इधर जीवशान कहने लगा कि तुम यहाँ भी मुझे फॉलो कर रही हो, देखो अगर तुम मुझे लाइक करती हो ना तो इस
आइडिया को भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और अगर मेरा पीछा छोड़ने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। एना बोली कि ओ मिस्टर, पागल हो गए हो क्या? भला मैं तुम्हें क्यों फॉलो करने लगी? और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो मैं जानती हूँ कि तुम कितना मुश्किल से कमाते हो, चलो मैं तुम्हें और भी दे देती हूँ। फिर अपने पास से पैसे निकालकर उसकी पॉकेट में डाल दिए। धीरे से उसके कान में कहती है कि तुम इतना वेल ड्रेसअप होकर आए हो, जबकि बार में तुम इस तरह के काम करते हो। फिर जोरों से उसके पाँव पर मारकर वहाँ से चली गई। जबकि ज्यूशान भी उसके अगेंस्ट सोच रहा था। वो कहता है कि बार में तो ये लड़की अपनी बॉडी को सेल करती है और मुझे किस तरह का एटीट्यूड दिखा रही थी। खैर, उसने श्यावतु की मम्मी को ढूंढने के लिए काफी इधर उधर देखा, मगर उसे कोई भी व्हाइट कोट वाली लेडी नजर नहीं आई। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां श्यावतु अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि क्या कॉफी शॉप में आप किसी स्पेशल से मिली। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ इसे गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो ये डैडी नंबर 2 भी ना किसी काम के नहीं। नेक्स्ट सीन में एना अपने ऑफिस वापस आ गई थी। ज्यूशान के बारे में सोच सोच कर उसे अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ से यंग आकर इसे माफी मांगने लगा कि मुझे नहीं था पता कि वो लड़का इस तरह का होगा। खैर, तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज है, किसी भी तरह करके अगर ये क्लाइंट हमारे ही प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए रेडी हो जाए तो तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये हमारा पुराना क्लाइंट है, यकीनन तुम्हारी बात जरूर मानेगा। एना कहती है कि यंग के बच्चे, आखिरी बार मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, वो भी सिर्फ श्यावतु के इलाज के खातिर। और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में ज्यूशान को दिखाया गया जिसे उसकी ग्रैंडमा जबरदस्ती एक बहुत बड़ा विला ले आई थी और कहती है कि अगर आज तुम साशा के साथ डेट पर ना गए तो खबरदार अगर तुमने घर में आने की हिम्मत भी की। वो भी इस विला के अंदर जाकर इधर उधर देख ही रहा होता है कि पीछे से एना पहुंच आई, जो कहती है कि हेलो सर। यहाँ तो दोनों ही दोबारा से एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। ज्यूशान कहता है कि तुम यहाँ, और एना बोली कि इतने बड़े बंगले में रहते हो आप, आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। वो तो इसे फौरन यहाँ से निकलने के लिए कह रहा था, मगर एना के पास भी ये लास्ट चांस होता है। वो कहती है कि मैं किसी भी तरह करके इन्हें अपने प्रोडक्ट बाय करने के लिए एग्री करूंगी। बड़े ही प्यार से कहने लगी कि एक दफा दोबारा ट्राई कर ले, वैसे भी आप हमारे पुराने कस्टमर है। यहाँ ज्यूशान के तो होश ही उड़ गए क्योंकि वो उल्टा ही समझ रहा होता है। सोच रहा था कि क्या लड़की है ये। इन दोनों के बीच में अभी बहस चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से साशा भी पहुंच आई, जो एना को यहाँ पर देखकर जेलस हो जाती है और फौरन से आगे आकर ज्यूशान से कहने लगी कि कैसी लगी आपको ये बड़ी सी हवेली, ये हमारा मैरिज हॉल होने वाला है। इधर एना भी देखकर सोचने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इतना बड़ा विला इस औरत का होगा। कहने लगी कि मैम, हम दोनों के बीच में कुछ डील चल रही है, क्या प्लीज कुछ टाइम के लिए आप इनको मुझसे बात करने की इजाजत दे सकती है। जबकि वो तो गुस्सा हो गई और उसे पीछे धक्का दे देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। पिछली बार की तरह आज भी श्यावतु यहाँ पर पहुँची हुई है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि पहले की तरह मम्मा के साथ दोबारा भी कुछ उल्टा ना हो जाए। फिर साशा को उसकी मम्मी को ऐसे बुली करते हुए देखकर वो कहने लगी कि अच्छा, आपकी इतनी हिम्मत कि मेरी मम्मी को बुली करो, सब्र करो, अभी मैं आपको सबक सिखाती हूँ। उसके एक बटन दबाने से ही साशा पर फुवारा खुल गया जिससे वो पूरी तरह से भीग गई। उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। खैर, वो फौरन से वॉशरूम भाग गई। यहाँ ज्यूशान एना को हाथ देकर उठा देता है और वो यही कह रही थी कि क्या प्लीज आप आखिरी बार ट्राई नहीं कर सकते। ज्यूशान बोला कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, क्या मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊं। एना ने भी खुलकर बात नहीं की और बेचारा ज्यूशान भी गलत समझ रहा था। एना कहती है कि मेहनत से पैसे कमाने में बुरा ही क्या है अगर मैं अपने पुराने क्लाइंट्स को ढूंढूं तो। खैर ठीक है, आप राजी नहीं होते तो फिर मुझे कोई और कस्टमर ही ढूंढना पड़ेगा, जो कहकर वो जाने लगती है। और ज्यूशान ने पहले की तरह दोबारा से उसका हाथ पकड़ लिया और फौरन से किस करने लगा, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता था कि एना उसे क्या ट्राई करने के लिए कह रही है। जबकि एना खुद को छुड़ाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, ये क्या कर रहे हो। वो बोला कि तुमने यही तो ट्राई करने के लिए कहा था। एना उसे कुछ कड़वी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर ज्यूशान सोचने लगा कि आखिर मैंने अचानक से ऐसा क्यों किया, क्या इसलिए कि उसकी स्मेल मुझे आज से 6 साल पहले वाली लड़की की तरह लगी। नेक्स्ट सीन में श्यावतु अपनी मम्मी के पास आकर पूछती है कि आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ क्या, जो सुनकर एना की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे हक करते हुए बोली कि बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मम्मी तुम्हारी जान जरूर बच जाएगी। लेकिन अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखकर श्यावतु सोचने लगी कि यकीनन डैडी नंबर 2 ने ही कुछ किया होगा। अगर वो मेरी मम्मी को रुला रहे हैं तो मैं उन्हें अपना डैडी बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद वो ज्यूशान के पास भी आकर यही कहती है कि आप कितने यूजलेस हो, मैंने आपको कितने सारे चांसेस दिए, मैं आपको
कैसे बताऊं कि श्याओतू के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तो मैं मम्मी के लिए ज्यादा से डैड्स ढूंढना चाहती हूँ। जूशान ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तो श्याओतू ने बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं और जल्दी ही मुझे मम्मी के लिए ज्यादा से डैड्स कलेक्ट करने हैं। जो कहकर वो जाने लगी, लेकिन अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। जूशान फौरन से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा और गाड़ी में ही उसकी मम्मी को कॉल कर देता है। एना तो कॉल उठाते साथ ही डांटने लगी कि श्याओतू तुम कहाँ पर चली गई हो, मैंने कहा था ना कि ज्यादा दूर मत जाना। इधर जूशान को भी उसकी आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन खैर वो कहता है कि आपकी बेटी बेहोश हो गई, उसके नाक से खून आने लगा था, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप भी जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ जूशान को डॉक्टर ने बताया कि इस पूरे एरिया में इस बच्चे के साथ सिर्फ आपका ही ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, इसलिए आपको ही इसे ब्लड देना होगा। ये सुनकर तो जूशान बहुत ज्यादा हैरान हो गया, उसे यकीन हो गया था कि यकीनन ये बच्ची मेरी ही बच्ची होगी। वो फौरन से साइन कर देता है, ये कहकर कि आप उसको हर हाल में बचा लो, उसे ब्लड भी दे देता है और तो और वार्ड के बाहर बहुत सारे गार्ड्स को भी खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ एना भी हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बच्ची के बारे में ही पूछ रही थी कि इधर जूशान ने उसकी आवाज सुन ली। वो फौरन से उसके पास जाकर उसे डांटने लगा कि अब तुम हॉस्पिटल भी पहुंच आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर अपने गार्ड्स को इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। एना फौरन से खुद को छुड़ाकर इसे थप्पड़ मार देती है कि मैं नहीं जानती मैंने तुम्हें कब ऑफेंड किया था, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई हूँ। चाहे वो जितनी भी इसकी मिन्नतें करती रही, मगर जूशान अपना फैसला नहीं बदलता। उसने गार्ड से इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। गार्ड्स भी उसे ले जा ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से डॉक्टर आकर कहता है कि श्याओतू की मॉम कौन है, जिस पर एना बोली कि मैं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाने दो। जूशान तो सुनकर शॉक्ड हो गया कि अगर ये बच्ची मेरी है तो क्या ये लड़की भी वही 6 साल पहले वाली लड़की है? फौरन से आकर उसे पूछने लगा कि क्या आज से 6 साल पहले तुम क्लब में किसी लड़के के साथ थी? इससे पहले कि वो मजीद कुछ पूछ पाता, यहाँ पर चाओ भी पहुँच आया DNA टेस्ट की रिपोर्ट लेकर, जिससे ये बात साबित होती है कि श्याओतू उसकी बच्ची नहीं। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर ये मेरी बच्ची नहीं तो मुझे ये इतनी अपनी से क्यों लगी और मुझे क्यों इतना अच्छा लगता था जब ये मुझे डैडी कहती थी। एक लम्हे के लिए तो उसे ये भी लग रहा था कि शायद एना उसकी अपनी रियल मदर नहीं, उसे श्याओतू के डैड के बारे में सवाल करता है। वो बोली कि तुम पागल हो गए हो, अगर श्याओतू मेरी बच्ची नहीं तो और किसकी बच्ची है? उसके डैड का तो एना को भी कुछ अता पता नहीं था, इसलिए कह देती है कि उसकी बहुत पहले डेथ हो चुकी। जूशान को सैड होने के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार कहने लगा कि ठीक है, ये बच्ची तो वैसे भी मेरी नहीं, इसलिए मुझे कोई जरूरत भी नहीं इसकी जान बचाने की। जो सुनकर एना उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी ही बची है, तुम उसकी जान बचा लो, इसके बदले में मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। जूशान सोचने लगा कि मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं, मगर मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं इसकी बात मान लूं और इसकी हेल्प करूं। आखिरकार वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची की जान जरूर बचाऊंगा, मगर ये फ्री में नहीं है, इसके बदले मैं भी तुमसे कोई न कोई फेवर जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि अब श्याओतू की तबीयत काफी स्टेबल है, लेकिन उसे दोबारा भी ब्लड देने की जरूरत पड़ेगी। श्याओतू तो अपनी मम्मी को देखकर बहुत ज्यादा ब्रेव बनने की कोशिश करती है कि आप इतना परेशान क्यों हो रही है, एक छोटी सी सर्जरी ही तो होगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन एना जानती थी कि ये इतना आसान भी नहीं। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और दिल ही दिल में कहती है कि मैं अपनी बच्ची को कुछ भी होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में श्याओतू अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं तो कुछ ही देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हूँ, क्या डैडी नंबर 2 हमें रिसीव करने के लिए आएंगे? एना को इससे जूशान का बिहेवियर याद आया, जब उसने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं कर रहा, तो वो श्याओतू से कहने लगी कि बेटा हमारा उसे कोई लेना देना नहीं, तुम भी दोबारा उन अंकल से नहीं मिलोगी। श्याओतू बोली मगर मम्मी मैंने इतना केयरफुली आपके लिए रिचेस्ट हस्बैंड ढूंढा है। वो सुनकर मुस्कुराने लगी, कहती है कि बेटा वो अंकल एक क्लब में काम करते हैं और क्लब से कमाकर वो कितना ही अमीर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो गलत समझ रही थी। यहाँ श्याओतू को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही है। एना को उसकी स्टेप मदर की कॉल आ गई, जो सुनने के लिए वो बाहर चली जाती है। इधर श्याओतू सोच रही थी कि डैडी नंबर 2 ने ऐसा कुछ न कुछ तो किया होगा जो मम्मी को वो पसंद नहीं आया। खैर अब जब मम्मी को ही वो नहीं पसंद तो मुझे उनकी रिप्लेस में किसी और को रखना होगा। दूसरी तरफ से जूशान को दिखाया गया, जिसने श्याओतू के लिए काफी कुछ खरीद रखा था। वो उसे मिलने के लिए जाने वाला होता है, मगर फिर बीच में ही उसे एना का ख्याल आ गया। वो कहता है कि इतनी प्यारी सी बच्ची को इतनी रूड लड़की कैसे जन्म दे सकती है। चाओ भी बोला कि बॉस यकीनन आपने मिस एना को गलत समझ लिया होगा, वो इतनी भी बुरी नहीं। जिस पर जूशान उसे भी डांटने लगा कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। इसी वजह से ही उसने श्याओतू से मिलने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। इधर चाओ भी सोच रहा था कि ये बॉस भी कितने अजीब इंसान है, मुझसे इतना कुछ मंगवा लिया, अब मैं इसका क्या
करूँगा। इधर श्यातू सोच रही थी कि अब डैडी नंबर 2 की जगह मैं किसको दूं, तभी उसे एक ग्रैंडमा नजर आती है और वो फौरन से उसके पास दौड़ती हुई चली गई कि ग्रैंडमा। असल में वो सोच रही थी कि ये दादी माँ दिखने में काफी अमीर लग रही है, इनका कोई ग्रैंडसन तो होगा ही जो मेरी मम्मी का हस्बैंड बन जाए। जबकि दादी माँ को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये मुझे दादी क्यों कह रही है, कहीं ये ज्यूशान की बेटी तो नहीं। श्यातू ने बताया कि मेरी मम्मी कहती है कि मुझे बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और अगर कोई ओल्ड एज है तो मुझे उनको दादी माँ कहना चाहिए, जिससे दादी माँ भी समझ गई कि मैं गलत समझ रही थी और वो कहती है कि मेरा नालायक पोता तो किसी भी काम का नहीं। इधर ऐना को उसकी स्टेप मॉम कह रही थी कि तुम्हारे भाई को खामखा पुलिस वालों ने किसी कत्ल के इल्जाम में जेल में डाल दिया है, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं। और वो फैमिली कह रही है कि अगर हम उनको 200 मिलियन दे दे तो वो ये केस वापस ले लेंगे, तुम किसी भी तरह करके पैसों का बंदोबस्त करो। तुमने पहले भी श्यातू के इलाज के लिए 10 मिलियन का बंदोबस्त किया था ना, तो अब ये भी कर ही लोगी। इधर बेचारी ऐना सोचने लगी कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। पहले तो मैंने चाइना के रिचेस्ट आदमी मिस्टर मू ज्यूशान जियाओ से शादी की थी, जिसके बदले उसने मुझे 10 मिलियन दिया था, मगर अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, जबकि स्टेप मदर तू उसे फोर्स कर रही थी कि मुझे नहीं पता पर तुम मुझे इतने सारे पैसे ला कर दो, वरना तो तुम एक बात जान लो कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारी बच्ची को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तभी सिर्फ तुम मेरे दुख को रियलाइज कर पाओगी। ऐना तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। कॉल करते साथ ही वो बेहोश हो जाती है, जिसे फॉर्चुनेटली ज्यूशान ने देख लिया। फौरन से उठाकर उसे डॉक्टर के पास वार्ड में ले जाने लगा, जबकि चाओ भी हैरान परेशान था कि अभी तो बॉस को इस लड़की से नफरत थी और अभी इसके लिए परेशान हो रहा है, कहीं बॉस को इससे प्यार तो नहीं हो गया। इसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि तुम इस लड़की के हस्बैंड हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि इसको पिछले 3 दिन से सख्त बुखार है, फौरन से जाकर इसके लिए सूप लेकर आओ। जो सुनकर वो फौरन से भाग गया। नेक्स्ट सीन में दादी माँ श्यातू को घर ले आई थी, उसे काफी कुछ दिला दिया था और उसे देख देख कर दिल ही दिल में सोचती है कि काश ये मेरी ही ग्रैंड डॉटर होती तो कितना अच्छा होता। अपना शक दूर करने के लिए ज्यूशान को कॉल कर देती है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना, तुम्हारी कोई बेटी तो नहीं। वो बोला कि दादी माँ आपको अचानक से क्या हो गया, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा। जिस पर दादी तो उसे और भी सुनाने लगी कि तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतने हैंडसम हो, मगर फिर भी तुम किसी काम के नहीं। उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर अचानक से दादी मुझे क्यों डांट रही है, मगर ये बात चाओ भी बहुत अच्छे से समझ चुका था। नेक्स्ट सीन में जब ऐना को होश आया तो उसके सामने यंग बैठा हुआ था, जिस पर उसे तो यही लगा कि शायद मेरी जान इसने बचाई। जब उसने पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, तो इसने पूरी बात बताई कि मेरी स्टेप मदर मुझसे क्या डिमांड कर रही है। वो बोला कि इतने सारे पैसे तो मेरे पास भी नहीं, वरना मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता। यंग के जाने के बाद ऐना को अपनी स्टेप मदर की बात याद आई कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो याद करके तो वो फौरन से अब श्यातू के पास जाने लगी। इधर श्यातू इतने सारे स्नैक्स लेकर हॉस्पिटल वापस आ जाती है, जहाँ उसकी ग्रैनी उसके पास आकर कहती है कि बेटा मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। जब ऐना उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँची तो उसने देखा कि यहाँ पर श्यातू के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी कि उसे तो ग्रैंडमा वहाँ से ले गई। अब उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं मेरी स्टेप मदर उसे कोई नुकसान ही ना पहुँचा दे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां ऐना की स्टेप मदर उसे कह रही थी कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त ना किया तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती, इसकी गारंटी मैं नहीं देने वाली। दूसरी तरफ श्यातू को भी होश आ चुका था, वो इनकी बातें सुन रही होती है और दिल ही दिल में कहने लगी कि अच्छा आप मेरी मम्मी को बुली कर रही है, और साथ ही साथ वो वहाँ से गायब हो गई। उसकी ग्रैंडमा ने जब देखा तो वो तो हैरान हो जाती है, लेकिन खैर उन्होंने ऐना को पता लगने नहीं दिया। वो कहती है कि जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करो और अपनी बेटी को आकर ले जाओ। उधर ऐना भी सोच रही थी कि अब इतने सारे पैसे मैं किससे मांगू, तभी उसे अपने नाम नेहाद के हस्बैंड मिस्टर ज्यूशान जियाओ याद आते हैं। दूसरी तरफ ज्यूशान बहुत मजे से सूप लेकर पहुंच जाता है। चाबी को भी दिल ही दिल में उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन जब वार्ड में पहुंचे तो ऐना वहाँ पर नहीं होती। नर्स ने बताया कि वो तो शायद अपने हस्बैंड के साथ चली गई, ऐसा लग रहा था कि दोनों की नई नई शादी हुई है। आप उसके कुछ लगते हो क्या? ज्यूशान तो गुस्से से लाल हो गया, कहने लगा कि नहीं मैं उसका कुछ भी नहीं लगता। फिर चाबी को ये सूप गिरा देने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। इधर चाबी को समझ नहीं आती कि आखिर बॉस चाहते क्या है, पहले उनसे नफरत करते थे और अब जेलस हो रहे हैं। इसके बाद ऐना ने उसे कॉल की, बात करने की कोशिश करती है, मगर सिग्नल्स इनका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ थोड़ी बहुत जो वॉइस सुनी उससे ज्यूशान सोच रहा था कि ये तो मेरी वाइफ है, लेकिन इसकी वॉइस श्यातू की मॉम की तरह क्यों लग रही है। इवन के वो ऐना को
इधर उधर ढूंढने लगता है जैसे वो उसके आसपास ही कहीं पर हो। उसे ढूंढते हुए लिफ्ट में पहुंच जाता है जहां एना तो नहीं लेकिन उसे साशा मिल गई। उधर एना की मुलाकात चॉबी से हो गई जहां चॉबी उसे बता रहा था कि मेरे बॉस ने आपके लिए ये सूप लिया था। वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। दिल ही दिल में वो सोचने लगा कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। पूछने लगा कि क्या आप सच में मैरिड हो। जब उसने बताया कि हाँ तो ये सोचने लगा इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉस का कोई भी चांस नहीं। इसी दौरान उसके एना के फोन पर नजर पड़ी जिसमें जूशान का नंबर डायल किया हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता एना वहाँ से चली गई और ये बेचारा तो सोचता ही रह गया कि ये दोनों कॉल पर कैसे बात कर सकते हैं। इसके बाद उसने देखा कि जूशान को भी बार बार कॉल्स आ रही थी जिसे वो कट करता गया। पूछने लगा कि बॉस किसकी कॉल आ रही है। उसने बताया कि उसी लालची औरत की जिसे ग्रैंडपा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। तो ये और ज्यादा सोच में पड़ गया और आखिरकार इसके दिमाग ने यही कहा कि हो सकता है मिस एना ही बॉस की वाइफ हो जिससे ग्रैंडपा ने इसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। वेल दोनों ही एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं मगर इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। पीछे ही खड़ी साशा भी ये सब सीन देख रही होती है। जल्दी से आकर जीवशान को भटकाने की कोशिश करने लगी। उसे कहती है कि तुम एक लॉयर हो, मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है, चाहे वो मेरा स्टेप ब्रदर था लेकिन है तो मेरे डैड का खून ही। मैं चाहती हूँ कि तुम हमें इंसाफ दिलाओ। मैंने सुना है कि जिस लड़की ने उसे कत्ल किया वो बहुत ही लोफर इंसान है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि साशा ने अपने भाई का मर्डर खुद ही करवाया था ताकि सारी जायदाद सिर्फ उसे ही मिल सके, लेकिन एक तीर से दो शिकार करते हुए उसने इल्जाम एना के भाई पर लगा दिया ताकि जूशान भी उससे नफरत करने लग जाए। प्रेजेंट में उसे बता रही थी कि उस लड़की की सिस्टर भी कैरेक्टरलेस लड़की है जो हर जगह अपने पुराने कस्टमर्स को ढूंढती रहती है, जिस पर जूशान को तो फौरन से एना याद आई। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहने लगा कि ठीक है मैं लीगल तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके जाने के बाद जूशान एना की कॉल उठाता है। वो फौरन से कहने लगी कि प्लीज कॉल कट मत करना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे अर्जेंटली 200 मिलियन की जरूरत है जो मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। जूशान बोला कि अच्छा पहले वाले तो तुमने वापस किए नहीं और तुम्हें मुझसे और पैसे चाहिए। एना बोली कि प्लीज मेरे भाई को एक फेक केस में इन्वॉल्व किया गया है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। मैंने आपके ग्रैंडपा का कितना ख्याल रखा जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते। आखिरकार जूशान भी उसे 200 मिलियन देने के लिए राजी हो गया मगर एक शर्त पर। वो कहता है कि जैसे ही तुम्हारे भाई की हेल्प हो जाए तो हम डिवोर्स लेंगे। एना ने भी हाँ कह दिया। पीछे से चॉबी भी पहुंच आया जो यही सोच रहा था कि मैं बॉस को बता दूंगा मिस एना के बारे में, पर वो कुछ भी सुनने से पहले कह देता है कि जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दो। अब चॉबी सोच रहा था कि जब बॉस ने डिवोर्स लेना ही है तो फिर इन्हें बताने का क्या फायदा। दूसरी तरफ श्यातू हॉस्पिटल पहुंच आई थी लेकिन वो देखती है कि उसकी चालाक ग्रैंडमा तो उसे पहले ही वहां खड़ी उसका वेट कर रही है। पीछे से उसने अपने डैडी नंबर 2 को जाते हुए देखा। वो उसे आवाज भी लगाती है मगर उसने सुना तक नहीं और वहां से चला गया। इधर श्यातू को गुस्सा आ रहा था कि ये डैडी नंबर 2 भी ना बिल्कुल यूजलेस हैं। इधर एना की स्टेप मदर ने श्यातू को देख लिया था। वो उसके पास जाने लगी लेकिन इससे पहले ही उसे जूशान की ग्रैंडमा अपने साथ ले आई। उन्हें देखकर श्यातू काफी ज्यादा खुश होती है कि शुक्र है आपने मेरी जान बचा ली, वरना तो पता नहीं ये बैड ग्रैनी मेरे साथ क्या करती। फिर दोनों ही मिलकर केले के छिलके का यूज करते हुए उनको अच्छा सा सबक सिखाते हैं। श्यातू को तो बहुत मजा आ रहा था और ग्रैंडमा भी उनके साथ खुश हो रही होती है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश ये मेरे जूशान की ही बेटी होती, मगर वो तो पता नहीं मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी करेगा। इधर जूशान को फौरन से चीख आ गई और वो कहने लगा कि पता नहीं अब कौन मुझे डांट रहा है। दूसरी तरफ चौबी ने आकर बताया कि आपकी वाइफ को 200 मिलियन सेंड कर दिए गए हैं। तो वो बोला कि ठीक है अब डिवोर्स की तैयारी भी जल्द से जल्द कर दो। नेक्स्ट सीन में एना को वो पैसे मिल जाते हैं जो देखकर वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गई और फौरन से अपनी स्टेप मदर को कॉल कर देती है कि मैंने पूरे 200 मिलियन का बंदोबस्त कर लिया है, ना एक कम और ना ही ज्यादा, आपको ट्रांसफर भी कर दिए। अब प्लीज श्यातू को जल्दी से घर ले आओ। पहले तो उनको लग रहा था कि शायद श्यातू घर पहुंच चुकी, मगर अब वो ये भी नहीं कह सकती कि श्यातू मेरे पास नहीं। कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, श्यातू मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। पहले मैं तुम्हारे भाई को तो बचा लूं, फिर उसे भी ले आऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, मैं उसकी ग्रैंडमा ही हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने बेटे अंजिंग के पास जेल में पहुँच गयी। उसे बताती है कि यूँ समझो हमें सोने की चिड़िया मिल गई है, अब मैं तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी कराऊंगी और अच्छा सा घर भी बना कर दूंगी। वो बोला कि मॉम पहले मुझे इस मुसीबत से तो निकाल बाहर करो, शादी तो होती ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में मम्मी साशा के पास पहुंच आई थी कि मैंने तुम्हारे कहने पर 200
200 मिलियन का बंदोबस्त कर लिया है, प्लीज अब मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा उसके अलावा इस पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं। जबकि साशा तो सिर्फ इनको टफ टाइम देना चाहती थी, उसे पता था कि 200 मिलियन तो ये पूरी जिंदगी में भी मेरे पास नहीं ला सकते, इसलिए वो अब अपनी बात से फिर गई कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला चाहिए, मैंने लॉयर हायर कर लिया है और आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में मॉम एना के घर आती है, जबकि एना उनको अकेले देखकर पूछने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है। वो बोली कि सब्र रखो, अभी मेरा बेटा जेल से आजाद हुआ नहीं कि तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी हुई है, वो तो सही सलामत ही है ना। उस लड़की ने मुझसे 200 मिलियन ही मांगा था, लेकिन अब वो अपनी बात से ही फिर गई। एना बोली लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर, आपने मेरी बेटी को मुझसे दूर क्यों करके रखा है। लेकिन स्टेप मदर हर तरफ से उसका यूज करना चाहती थी, कहने लगी कि उसने चाइना के सबसे अच्छे लॉयर को हायर किया है, तुम प्यारी हो, स्मार्ट हो, क्यों ना तुम उसके पास जाकर उसे सीड्यूस करो, एक यही रास्ता है हमारे पास कि वो लॉयर ही हमारी मदद कर दे। एना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मगर मॉम उसे ब्लैकमेल करती रही कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी शाओतू नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सीन में एना उस लॉयर को ढूंढने के लिए जा रही थी कि तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है। इसकी आवाज सुनकर उसे भी लगा कि इसकी आवाज तो बिल्कुल मिस एना की तरह है, पर खैर उसने इग्नोर कर दिया। कहने लगा कि मिस नोवान जिंग, आपने मिस्टर ज्यू शान जियाओ से डाइवोर्स की बात की थी। इधर एना बोली कि हाँ मैंने की थी, मगर फिलहाल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, किसी फ्री टाइम में हम इस बारे में बात करेंगे, जो कहकर उसने कॉल काट दी। बेचारा चौबी भी अब क्या ही करता, उसने यही बात ज्यू शान को बता दी। वो तो उल्टा इसे ही डांटने लगा कि मुझे नहीं पता, तुम जल्द से जल्द मुझे डाइवोर्स दिलाओ। ये बातें अभी चल ही रही थी कि वहाँ एना पहुँच आई, कहने लगी कि हेलो मिस्टर लॉयर। दोनों का आमना सामना एक दफा फिर से हुआ। ज्यूशान बोला कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच आई हो। वो बोली कि ज्यादा खुश मत हो, मैं यहाँ लॉयर को ढूंढने के लिए आई हूँ, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज्यूशान ये कहते हुए अंदर चला गया कि मैं यहीं पर रहता हूँ। इधर एना सोचने लगी कि कहीं लॉयर मुंह भी गे तो नहीं। खैर उधर ज्यूशान अंदर अपने लिए वाइन डाल लेता है, जिसे एना तो जूस समझकर फौरन से पी गई, मगर पीने के बाद पूछने लगी कि तुमने मेरे लिए वाइन क्यों डाल दिया था। ये बोला कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए डाला था। खैर बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। एना बोली कि किसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं यहाँ पर लॉयर मुंह से मिलने के लिए आई हूँ, तुम जेलस हो रहे हो क्या। देखो मिस्टर मू बहुत अच्छा लड़का है, उसने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, इतने सारे बॉडीगार्ड दे रखे हैं, क्लब में जिन लड़कियों से तुम मिलते रहते हो उनसे तो कहीं ज्यादा ये अच्छा है। उधर ज्यूशान को तो गुस्सा आ रहा था, कहने लगा कि वो अच्छा है या नहीं इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। खैर इधर एना अब ड्रंक हो चुकी थी, वो बातें करते करते उसके शोल्डर पर सर रख देती है, जहाँ ज्यूशान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और उसे किस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया, जहाँ एना को होश आता है और खुद को वहाँ पर देखकर कहने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आई। ओ गॉड, अगर मिस्टर मू ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ज्यूशान उसे बताना चाह रहा था कि मैं ही लॉयर मिस्टर मू हूँ, लेकिन वो चुप हो तो सही ना, इसलिए ज्यूशान उसे किस करने लगा। इसी दौरान दोनों को ही ऐसा फील होता है जैसे ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि 6 साल पहले हुआ था। एना फौरन से खुद को छुड़ाकर उसे डांटने लगी कि डक नंबर 2, तुम में एथिक्स नाम की जरा भी कोई चीज नहीं, मैं यहाँ मिस्टर मू से कुछ मांगने के लिए आई थी। वो बोला कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती थी। इधर एना को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लॉयर हो, तुम चाइना के सबसे बड़े लॉयर होकर भी क्लब में जाकर पैसे कमाते हो, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। ज्यूशान भी गुस्सा हो गया कि खबरदार अगर तुमने दोबारा मुझे डक नंबर 2 कहा तो। वो बोली कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। असल में मेरे भाई को एक झूठे मर्डर केस में फंसाया गया है, जो केस भी तुम्ही ने ले रखा है, प्लीज उसे बचाने में मेरी हेल्प करो। यहाँ ज्यूशान को साशा की बात याद आई कि वो लड़का तो है ही लोफर और उसकी सिस्टर भी हर जगह अपने ओल्ड क्लाइंट्स को ढूंढती रहती है। फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है कि जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊं। अब वो इसकी मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि प्लीज मेरा भाई बेगुनाह है, उन लोगों ने हमसे 200 मिलियन मांगे थे जो हमने उनको दे भी दिए, मगर अब वो अपनी बात से ही फिर गए। जो सुनकर इधर ज्यूशान को याद आया कि उसे भी तो नोवान जिंग की वॉइस बिल्कुल एना की तरह ही लगी थी, मगर फिर सोचने लगा कि ग्रैंडपा ने मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की का सिलेक्शन किया था, यकीनन ये वो तो नहीं हो सकती। जबकि इधर एना को भी उसकी स्टेप मदर की बात याद आई कि अगर तुमने उस लॉयर को राजी ना किया तो तुम्हें भी तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। तो अब एना भी उसे जानबूझकर किस करने लगी, क्योंकि वो आई तो यहाँ इस लॉयर को सेड्यूस करने के लिए ही थी। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया, जहाँ ज्यूशान उसकी मदद करने के लिए तैयार था, मगर उसकी एक शर्त थी। एना कहने लगी लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, जिस पर ज्यूशान ने बताया कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, लेकिन मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ 3 मंथ्स तक, उसके बाद तुम्हारी मर्जी अगर तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। नेक्स्ट सीन में साशा को दिखाया गया, जो सोच रही थी कि डीएनए रिपोर्ट तो मैंने बदल दी थी, लेकिन
लेकिन क्या नोआन जिंग दोबारा से ज्यूशान के साथ रिलेशनशिप में आ गई? अगर नहीं तो फिर उसके पास वो 200 मिलियन कहाँ से आए? इसी के बारे में सोच सोच कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब वो ज्यूशान की ग्रैंडमा के पास जाना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में श्याओतू को दिखाया गया जो कि ग्रैंडमा के घर पर ही होती है। उसने जब इस बैड आंटी को आते हुए देखा तो दिल ही दिल में कहने लगी कि आज तो मैं इन्हें सही सबक सिखाऊंगी, और फिर अपने डॉगी से कहकर उनको चक्की कटवा देती है। साशा इसे डांटने लगी कि यू बास्टर्ड, ये सब कुछ तुमने किया, तुम्हें जरा किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। लेकिन जब दादी माँ ने उसे श्याओतू को डांटते हुए देखा तो उल्टा उसे ही बातें सुनाने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतनी छोटी सी बच्ची पर चिल्ला रही हो। वो बोली कि दादी माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि इसके कहने पर इस डॉगी ने मुझे चक्की काटी। दादी माँ उसकी किसी बात का भी यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये डॉगी मेरे पास कई सालों से है और इसने कभी भी किसी को नहीं काटा। साशा दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि ये बच्ची ज्याओशान की बेटी है। खैर उसने श्याओतू से माफी मांग ली ताकि दादी माँ भी उससे सीधे मुंह बात कर सके, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ साशा ग्रैंडमा को बता रही थी कि आपके पोते को कोई और लड़की सेड्यूस कर रही है, भला ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ जाकर ज्यूशान से बात करें। दादी माँ बोली कि मैं उसे कैसे बात कर सकती हूँ, उसका भी अपना कोई स्टैंडर्ड है और वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं, मैं सिर्फ उसे तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए मना सकती थी, अब तुमने ही उसका दिल नहीं जीता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इधर श्याओतू सोच रही थी कि डैडी नंबर 2 को कोई और ले जाएगा, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, वो सिर्फ मेरी मम्मी के ही होने चाहिए। फिर दादी माँ के पास आकर कहने लगी कि चाहे मुझे ये बैड आंटी नहीं पसंद, मगर हो सकता है कि वो आंटी इनसे भी ज्यादा डेंजरस हो, मुझे तो लगता है कि आपको अपने ग्रैंडसन के पास जाना चाहिए। जिसकी बात तो दादी माँ ने फौरन से मान ली। यहाँ साशा को गुस्सा आ रहा था कि मैं कब से कह रही थी, तब तो ये बुढ़िया नहीं मानी। नेक्स्ट सीन में जब दादी माँ ज्यूशान के घर जाती है उसे ढूंढने के लिए, तो चौबी ने बताया कि बॉस तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गए, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोई ऑफिस नहीं गया बल्कि एना को उसके घर लेकर आया था ताकि वो अपनी पैकिंग करके उसके घर शिफ्ट हो सके। फिर जब एना ने एक छोटे से बैग में अपनी पैकिंग कर ली तो ज्यूशान बोला कि कोई बड़ा सा बैग लेकर आओ, क्योंकि दिल ही दिल में उसे गुस्सा आ रहा था कि इसे मेरे घर से जाने की कितनी जल्दी है। जबरदस्ती उससे एक बड़े से बैग में पैकिंग करवा दी, और तो और उसे कह रहा था कि जब हम दोनों अकेले हो तो तुम्हें मुझे लॉयर कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जो कहते कहते वो उसके बहुत करीब आ गया था। इससे पहले कि किस कर पाता, दूसरी तरफ से डोरबेल बजी। एना ने जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि श्याओतू होती है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद ये अभी भी मेरी स्टेप मदर के पास होगी। जबकि श्याओतू ज्यूशान को देखकर कहने लगी कि अफसोस, आपने तो मेरे डैडी नंबर 2 की जगह भी खो दी, पर खैर कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी मम्मी के लिए एक और डैडी नंबर 2 ढूंढ लिया है। वो बोला कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इतनी सारी कैंडीज और चॉकलेट्स खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी ना। मगर श्याओतू कहने लगी कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे डैडी हो, मैंने एक और डैडी नंबर 2 ढूंढ लिया है और 364 और भी ढूंढ लूंगी। जिस पर ज्यूशान कहता है कि बेटा इतने सारे डैडीज रखना इलीगल है ना। मगर वो बोली कि मुझे नहीं पता, मैं तो ढूंढ कर ही रहूंगी। एना भी इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर इन पर हंस रही थी। जब ज्यूशान ने पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो, तो उसने बताया कि वैसे तो लॉयर मुंह बहुत बड़ा बनता है, मगर अब एक बच्ची के सामने हार गया। फिर श्याओतू को समझाने लगी कि बेटा हमें 3 मंथ्स के लिए आपके अंकल मुंह के घर रहना पड़ेगा। इधर श्याओतू बोली कि अगर आपने मेरी मम्मी को बुली किया ना तो देख लेना, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में ज्यूशान इन दोनों को एक एंटरटेनमेंट क्लब लेकर आया था अपने कुछ लॉयर दोस्तों से मिलने के लिए, जिस पर एना पूछ रही थी कि तुम हम दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जबकि दूसरी तरफ श्याओतू तो खुश हो रही थी कि यहाँ पर इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत सारे हस्बैंड्स ढूंढ लूंगी। फिर वॉशरूम का बहाना करके इनके पास से भाग गई। दूसरी तरफ ज्यूशान के दोस्त हैरान हो रहे थे कि आज ये किसी लड़की के साथ। एना ने फौरन से अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं लॉयर मू की असिस्टेंट हूँ, जबकि वो लोग सोच रहे थे कि मिस्टर मू ने तो पहले कभी भी फीमेल असिस्टेंट नहीं रखी। जबकि ज्यूशान भी इसे डांटने लगा कि तुम्हें किसने कहा था कि इनसे मेरी असिस्टेंट बनकर अपना इंट्रोडक्शन कराओ, तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि तुम मेरी वाइफ हो। जैसे हस्बैंड वाइफ की तरह ये दोनों लड़ रहे थे। उन फ्रेंड्स को भी काफी अजीब लगा और फौरन से एक एक करके वहाँ से बाहर निकल गए ताकि इन दोनों को अकेले में कुछ टाइम मिल सके। जिसके बाद एना उसे कहने लगी कि क्या तुम पब्लिक प्लेसेस में अपनी ये नॉनसेंस हरकतें कुछ कम कर सकते हो। इसके बावजूद भी ज्यूशान उसे अपने पास से उठने नहीं देता, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लगा। ये सीन अभी चल ही रहा था कि दूसरी तरफ से श्याओतू भी पहुंच आई बहुत सारे स्नैक्स लेकर, और ज्यूशान को डांटने लगी कि तुम मेरी मम्मी को बुली कर रहे थे। कहने लगी
कि मैंने कुछ ही टाइम में अपनी मम्मी के लिए 10 हस्बैंड्स ढूंढ लिए हैं। ज्यूशान बोला कि 10 हस्बैंड्स इतने कम टाइम में, कितनी तेज हो तुम। इधर एना को इन दोनों पर हंसी आ रही थी और फिर शाओतू को समझाने लगी कि बेटा डैडी नंबर 2 मुझे बुली नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरी आंख में कुछ चला गया था और वो निकालने में मेरी हेल्प कर रहे थे। तब तक बाकी के लॉयर्स भी अंदर आने लगे और इधर एना ज्यूशान से कहती है कि अगर इन लोगों ने शाओतू के बारे में पूछा तो ज्यूशान ने इन दोनों को ही होल्ड कर लिया और कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा ना कि ये मेरी फैमिली है, जबकि शायद एना ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बाद सभी लॉयर्स भी अंदर आ गए थे और ज्यूशान उनके साथ अनजिंग का केस डिस्कस करने लगा ताकि जल्द से जल्द वो उसकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट सीन में एना ने शाओतू को सुला दिया था, तभी ज्यूशान फौरन से उसके पास आकर किसिस करने लगा, जो कि वो उस पब्लिक प्लेस में नहीं कर पाया था। एना बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, शाओतू जाग जाएगी। तो वो बोला कि अगर तुम नहीं चाहती कि वो जाग जाए तो जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया, जब ज्यूशान शाओतू पर कंबल ओढ़ रहा था तो वो नींद में ही कहने लगी कि डैडी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ज्यूशान बोला कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसने शाओतू के हाथ पर बर्थ मार्क देखा और वो सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर मुझे है। तो वो आधी रात को ही चाबी को कॉल करके उठा देता है और पूछने लगा कि तुमने जो मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई थी वो ठीक थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिपोर्ट गलत हो। चौबी ने बताया कि ऐसे चांसेस हो तो नहीं सकते क्योंकि मैंने पर्सनली वो रिपोर्ट बनवाई थी, मगर फिर भी ज्यूशान ने उसे वार्न कर दिया कि अगर वो रिपोर्ट झूठी हुई तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां साशा ज्यूशान से आकर लड़ने लगी कि तुम अनजिंग की बिल कैसे करवा सकते हो। ज्यूशान कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद एक झूठे केस में करूं, और मुझसे बेहतर किसको पता होगा कि तुम्हारे भाई की डेथ से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है। साशा सोचने लगी कि कहीं इसे सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए फौरन से ब्लैकमेल करने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने यकीनन ये सब कुछ उस लड़की की खातिर किया ताकि वो खुश हो जाए। मैं दादी माँ को बताऊंगी ताकि वो ही आपसे बात करे। यहाँ ज्यूशान गुस्से में आ गया, उसे गले से पकड़ते हुए बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो, फौरन यहाँ से बाहर निकलो और आइंदा यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना। जबकि साशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को ही मार डालूंगी। इसके बाद एना को मिस्टर लू की कॉल आती है, जिसे शाओतू अपना डैडी नंबर 1 कहा करती थी, मगर ज्यूशान के पूछने पर उसने फौरन से कॉल काट दी और कहती है कि मेरे बॉस की कॉल थी, असल में वो मुझे जॉब पर बुला रहे हैं। तो ज्यूशान बोला कि तुम्हें जॉब पर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाने के लिए। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं वो भी तुम्हारे लिए कर दूंगा। एना उसे समझाने लगी कि मैं हमेशा तुम पर तो डिपेंड नहीं कर सकती ना, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीनों का है। मगर इधर ज्यूशान कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही वो हमेशा की तरह उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर एंड टाइम पर इन दोनों को शाओतू ने देख लिया। पर वो कहने लगी कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना ही मैंने कुछ सुना है। वैसे डैडी नंबर 2, ये नेकलेस बहुत प्यारा है, मेरी मम्मी के पास भी इस तरह की सेम ईयर रिंग्स थी। ये सुनकर तो ज्यूशान फौरन से पूछने लगा कि बेटा डैडी को सच सच बताओ, क्या मम्मी के पास ऐसी ही ईयर रिंग्स है। जिससे शाओतू को याद आया कि मुझे तो मम्मी ने मना किया था कि पास्ट के बारे में मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं। फिर फौरन से बहाना लगा दिया कि मुझे तो लग रहा था कि वो ऐसी ही है, मगर शायद थोड़े बहुत चेंज है, मगर आप मुझे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हैं। ज्यूशान अब फौरन उससे प्यार से बात करने लगा, बल्कि उसके साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से एना भी बहुत प्यार से इन दोनों को देख रही थी, दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश ज्यूशान ही शाओतू का फादर होता। इसके बाद ज्यूशान शाओतू को सुला देता है, लेकिन उसे अभी भी शाओतू की बातों पर यकीन नहीं आया, इसलिए खुद ही एना से पूछने लगा कि क्या कभी तुम्हारे पास ऐसा नेकलेस था, और अगर था तो किधर गया। एना उसे ये तो नहीं बता सकती थी कि आज से 6 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। कहने लगी कि हाँ मेरे पास ऐसा नेकलेस था, मगर आज से 6 साल पहले ही कहीं खो गया। ज्यूशान तो बहुत ही ज्यादा बेताबी के साथ उसे पूछने लगा कि कैसे खो गया, कहाँ पर खो गया था, बताओ मुझे, सच सच बताओ। एना ने इस बार भी बहाना लगा दिया कि वो मुझसे पार्क में खो गया था, जिस पर ज्यूशान बोला कि तो वो तुम नहीं हो। जो सुनकर एना भी अब उसे पूछने लगी कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो, पर वो बोला कि नहीं कुछ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना उस नेकलेस के पास आकर देखने लगी कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो मुझे मेरी
दादी माँ ने दिया था, पर वो तो टूटा हुआ था, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि ये नेकलेस अभी भी टूटा हुआ था, मगर जीवशान ने उसे ऐसे जोड़ दिया था कि किसी को नजर न आए। नेक्स्ट सीन में दोनों ही अनसिंग के पास पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं और यहाँ गाड़ी में जीवशान एना का बेल्ट बांधने लगा, जिससे एना बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और जीवशान बोला कि तुम तो ऐसे नर्वस हो रही हो जैसे मैं कभी भी तुम्हारे करीब ना आया हूँ। फिर जानबूझकर ही उसे किसिस करने लगा, क्योंकि जीवशान की शर्त सिर्फ एक ही थी कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोकोगी। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया गया, जहाँ अनसिंग को बाहर लेकर आया जाता है और जब उसने जीवशान को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसने जीवशान को पहचान लिया कि ये कंट्री का रिचेस्ट मैन है। एना से कहने लगा कि सिस्टर, क्या आपने लोअर मुंह से शादी कर ली है? अगर नहीं की तो फौरन इससे शादी कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा लड़का है और आप तो कुकिंग भी कितना अच्छा करती हो, यकीनन इनको आपके हाथ की कुकिंग पसंद आएगी। एना उसे डांटने लगी कि क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, जिसके बाद पुलिस उसे अंदर ले गए। जिसके बाद एना जीवशान से कहने लगी कि मेरे भाई की नॉनसेंस बातों को बुरा मत मनाना, मगर जीवशान कहता है कि तुम्हें कुकिंग आती है ना, चलो घर चलते हैं, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। वो कहती है मगर अभी बहुत रात हो चुकी और घर में ऐसा कुछ बनाने को भी नहीं। तो जीवशान कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम अभी के अभी मार्केट जाएंगे और कुछ अच्छा सा बनाने के लिए लेकर आएंगे। यानी कि अब एना की जान छूटने वाली तो थी ही नहीं, इसलिए उसे जीवशान के साथ मार्केट जाना पड़ा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां दोनों ही ग्रोसरी करके वापस आ जाते हैं और यहां कार पार्किंग में एना को अपना बॉस नजर आया। एना उनसे हेलो हाय करते हुए पूछने लगी कि आप यहाँ, मगर उन्होंने जब जीवशान को देखा तो वो तो जैसे शॉक्ड ही हो गए। प्रेसिडेंट जीवशान कहकर इससे बात करने ही वाला था कि जीवशान ने पहले ही हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि हेलो, मेरा नाम मिस्टर मू है। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि प्रेसिडेंट जीवशान तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी के अभी मुझे खा जाएंगे। काफी ज्यादा नर्वस हो गए, इवन के उनसे तो अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। इधर एना को समझ नहीं आती कि आखिर अचानक से इनको हो क्या गया। उनके जाने के बाद जीवशान से पूछने लगी कि इन्होंने आपको देखकर इतना अजीब बिहेवियर क्यों स्टार्ट कर दिया था। उधर अनसिंग भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे आप चाइना के रिचेस्ट पर्सन हो। जीवशान उसके करीब आते हुए कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैं चाइना का रिचेस्ट पर्सन हूँ, तो एना दिल ही दिल में सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना का रिचेस्ट पर्सन तो उसका हस्बैंड था जिसे उसने कभी देखा नहीं। कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। वैसे अच्छी ही बात है कि तुम रिचेस्ट पर्सन नहीं हो, तुम्हें पता तो है ना कि बड़े लोगों के बड़े ही मसले होते हैं। नेक्स्ट सीन में एना डिनर बना रही थी और जीवशान उसके पास आकर उसे पूछने लगा कि श्याओतू के माइंड में ये 364 डेट्स वाली बात डाली किसने है, क्या तुमने उसे कहा है? वो कहती है कि क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हो, भला मैं अपनी बच्ची से ऐसा क्यों कहूंगी, तुम भी पीछे हटो मुझसे, इससे पहले कि वो हम दोनों को साथ में देख ले। वेल, जीवशान जानता तो था मगर फिर भी जानबूझकर इसे चिढ़ा रहा होता है। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ जीवशान श्याओतू के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो रियल में इसका डैड हो। दूसरी तरफ से एना इन दोनों को देख रही होती है। उसे अच्छा तो काफी ज्यादा लगा, मगर दिल ही दिल में खुद को समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर मू की पहले से ही गर्लफ्रेंड है जो कि साशा थी, और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 मंथ्स तक है। 3 मंथ्स के बाद हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे। आफ्टर दैट जीवशान एना को अपना गोल्डन कार्ड देता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इस दौरान तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े वो तुम खुद ही अपने लिए बाय कर लेना। एना सोच रही थी कि इसके पास ये कार्ड कैसे आया, ये तो चाइना के अमीर लोगों के पास ही हो सकता है, इसलिए वो ये कार्ड रखने से मना कर रही थी। जबकि जीवशान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर देता है, कहने लगा कि मेरी वाइफ होने का मतलब ये है कि तुम्हें इस दुनिया की सारी आसाइशें हासिल होंगी। फिर हमेशा की तरह उसे किसिस करने लगा। नेक्स्ट सीन में जीवशान बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो गया था। एना से पूछ रहा था कि मुझे वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, क्या तुम मुझे मिस करोगी? जिस पर वो बोली कि सारी आसाइशें तो हमें हासिल है और तुमने गोल्डन कार्ड भी दे दिया, तो मिस क्यों करूंगी। जीवशान का मूड ऑफ हो जाता है, कहने लगा कि क्या तुम मुझे सिर्फ पैसों के लिए मिस करती हो? और एना बोली तो क्या मुझे तुमसे प्यार होना चाहिए? तभी जीवशान को चौबी की कॉल आती है, जो कि बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। जाते जाते वो एना को बताता है
कि मैंने शाओतू के लिए किंडरगार्टन में बात कर ली थी, जब तक मैं घर पर ना हूँ तुम उससे अच्छे से बिहेव करना। ये कहने के बाद वो चला जाता है। इधर एना सोचने लगी कि दिन ब दिन मुझे ऐसे फील हो रहा होता है जैसे हम तीनों हैप्पी फैमिली है, मगर जल्दी ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि गाड़ी में चाबी जीवशान से पूछने लगा कि बॉस आपको तो मिस एना पसंद नहीं थी ना, तो फिर आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की? क्या आपको उनसे प्यार हो गया है? जीवशान भी उसे टोंट मारते हुए बोला कि जो खुद इतने सालों से सिंगल रहा हो वो मुझसे प्यार की बात कैसे कर सकता है। बेचारा चाओ भी तो अच्छा खासा शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां एना ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि मिस्टर ज्योशान जियाओ की शादी होने वाली है, तो इधर इसे गुस्सा आने लगा कि हम दोनों की डाइवोर्स अभी तक हुई नहीं और इसने अपने लिए लड़की भी ढूंढ ली। कितना कोई स्कमबैग है ये। इसी से ही उसे याद आया कि ओ मुझे तो इसे डाइवोर्स देनी थी, जो कि मैं भूल ही गई। नेक्स्ट सीन में जीवशान को एक जरूरी मीटिंग में दिखाया गया, मगर उसका मूड ऑफ होता है क्योंकि सुबह से उसकी एना से बात नहीं हुई। एना उससे कॉल पर थोड़ी सी बात करती है, फिर कहने लगी कि मैं लंच करने के लिए बाहर जा रही हूँ। जीवशान बोला कि तुम यहीं पर बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करवा देता हूँ। अब एना को तो लगा था कि शायद उसने ऐसे ही कह दिया हो, मगर थोड़ी ही देर में उसकी कुलीग्स उसके पास लंच ले आई। कहने लगी कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही ऑर्डर करवाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए ऑर्डर करवाया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है ना। जबकि एना को समझ नहीं आ रही कि अब मैं कैसे इनको बताऊं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ऊपर से वो भी जीवशान की इतनी तारीफें कर रही थी कि बेचारी एना को चुप ही रहना पड़ा। थोड़ी ही देर में यंग उसके पास अपना रोना रोते हुए आ गया कि तुम्हारे इस लवर ने जानबूझकर मेरे खाने में ज्यादा मसाला डलवा दिया था। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ उसने इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे जेलस हो रहा है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। इधर एना को तो उस पर हंसी आ रही थी। कहने लगी कि अच्छा तुम जल्दी से जाकर कुछ मीठा खा लो, मैं तुम्हारे लिए और लंच ऑर्डर करवा देती हूँ। तभी एना को याद आता है कि मुझे जीवशान को शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। वो उसे कॉल करने लगी थी और गलती से वीडियो कॉल कर देती है। अब जब उसने इसे देख ही लिया तो इसे भी वीडियो कॉल को कंटिन्यू रखना पड़ा। जीवशान का मूड अचानक से ही बहुत फ्रेश हो गया। वो एना से बातें करने लगा और थोड़ी ही देर तक बातें करने के बाद वो अपनी मीटिंग भी स्टार्ट करवा देता है। अब मीटिंग के दौरान जिस तरह से जीवशान फ्रेश लग रहा था, ये देखकर चाओ भी दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मिस एना की सिर्फ एक वीडियो कॉल का कमाल है और फिर भी बॉस छुपा रहे हैं कि इनको उनसे प्यार नहीं हुआ। दूसरी तरफ एना को हर घंटे में खाने के लिए कुछ मिल रहा था, जो कि उसे यही कहा जाता था कि आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर करवाया। दिल ही दिल में तो एना को भी बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि उसकी ऑफिस कुलीग्स जेलस हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग लॉयर मू के बारे में बात करने लगे कि उनकी मिस साशा से एंगेजमेंट हो गई है। मिस साशा कितनी प्यारी है ना, और कितनी लकी भी कि उनको मिस्टर मू मिला। लेकिन अब एना बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। वो खुद को समझाने लगी कि मुझे खामखा की खुशफहमियां नहीं पालनी चाहिए थी, जबकि मुझे पता था कि साशा उनकी फियोंसी है और मैं जल्दी ही उनके घर से चली जाऊंगी। ये सोच सोच कर ही उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ से यंग उसके पास वो पिक्चर लेकर आ जाता है और पूछने लगा कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, जिस पर एना खामोश हो गई। कहती है कि उसकी अपनी लाइफ, वो जो कर रहा है उसे करने दो, मुझे बुरा क्यों लगेगा। मगर उन बाकी सबको समझ नहीं आ रहा कि आखिर एना ऐसा क्यों कह रही है। नेक्स्ट सीन में शाओतू अपनी मॉम से कह रही थी कि आप परेशान मत हो, मैंने डैडी नंबर 2 को कॉल कर दिया है और उनको बताया कि जल्द से जल्द उन बैड आंटी के साथ ब्रेकअप कर ले। एना बोली कि बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम इनके घर में सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही तो थे, फिर चले जाएंगे ना। लेकिन शाओतू को अपनी मॉम को सैड देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो मॉम से कहती है कि अगर डैडी नंबर 2 नहीं तो ना सही, हमारे डैडी नंबर 1 तो हमारे साथ ही है ना, हम तीनों मिलकर रहेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एना ने उसे समझाया कि बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम समझ जाओगी कि हर किसी को भी डैडी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ साशा जीवशान के पीछे वहाँ भी पहुँच गई और एंगेजमेंट के लिए दादी माँ ने उसे फोर्स किया था, जिस पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उसने साशा को अच्छे से समझा दिया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे आसपास मंडलाना बंद कर दो। और जहाँ तक रही इस नामने हाथ की एंगेजमेंट की बात, तो मैं दादी माँ को समझा दूंगा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में ना यंग के साथ ड्रिंक करने के लिए आई होती है, पर वो इतना ज्यादा ड्रंक हो गई कि बेचारे यंग के लिए उसे संभालना ही मुश्किल हो गया। इसी दौरान उसे जीवशान की कॉल आई, जिसे यंग ने रिसीव किया और बताता है कि हम दोनों ही साथ में एंजॉय करने के लिए आए थे, मगर ये इतना ज्यादा ड्रंक हो गई कि मैं भी इसे नहीं संभाल पा रहा। जीवशान अब फौरन से उसे लेने के लिए जाता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही मिस्टर लू पहुंच आया। एना को इस हालत में देखकर वो यंग को ही डांटने लगा कि ये तुम दोनों एंजॉय करने के लिए आए थे, जरा इसकी हालत तो देखो। जबकि एना
एना मिस्टर लू को देखकर उसे ज्यूशान समझ रही थी। कहने लगी कि तुम बिजनेस ट्रिप से वापस क्यों आ गए हो? क्या तुम्हें एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है? यंग बोला कि भैया इतने सालों में तो इसको कभी भी हमसे प्यार नहीं हुआ, ये अचानक से कैसे हो सकता है? इससे पहले कि लू से अच्छी खासी बातें सुनाता वो पहले ही जान छुड़ाकर भाग निकला। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू ही एना को संभालते हुए घर लेकर जा रहा था, मगर उनको भी काफी मुश्किल पेश आ रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर ज्यूशान पहुँच आया और वो तो लू को एना के साथ देखकर फौरन उसे मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को टच करने की। लू भी उसके साथ फाइट करने लगा कि तुम एना के साथ टाइम पास कर रहे हो और कहते हो कि ये मेरी वाइफ है। शाओतू ने बीच में आकर ज्यूशान को रोक दिया कि आप डैडी नंबर 1 को नहीं मार सकते। इन्होंने हमेशा मम्मी का और मेरा ख्याल रखा और फिर जो पहले आएगा वो पहले ही तो पाएगा। फाइनली ज्यूशान भी जान गया कि डैडी नंबर 1 कौन है, मगर खैर वो फिर भी एना को उसके हवाले नहीं करता और जबरदस्ती एना को उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। ये कहकर कि ये दोनों मेरी फैमिली है, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। उसी तरफ एना ड्रंक थी, वो कहती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे अपने घर जाना है। तो ज्यूशान ने बताया कि मैं तुम्हें घर ही लेकर जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए सुकून तो करो। शाओतू मिस्टर लू से कहती है कि डैडी नंबर 1 प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तो हमेशा आपको दिल से ही अपना डैडी समझा, मगर मम्मी के दिल में डैडी नंबर 2 काफी टाइम से बस चुके। लेकिन मिस्टर लू ने ज्यूशान को पहचान लिया था कि ये वही लड़का है जिसने आज से 6 साल पहले एना के साथ नाइट स्पेंड की थी। इसलिए वो उसे पूछने लगा कि क्या तुम सच में एना से प्यार करते हो? तो वो बोला कि मैं करता हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो कहने के बाद वो शाओतू और एना को अपने साथ ले आया। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ एना ने वॉमिटिंग कर दी थी। ज्यूशान चाओबी को कॉल करके उसे सर्वेंट को भेजने के लिए कहता है, जिस पर चाओबी ने बताया कि सारे सर्वेंट्स को तो आपने खुद ही ऑफ दे दिया था, अब मिस एना का ख्याल तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। अब चाइना का रिचेस्ट पर्सन होकर उसने ये काम पहले थोड़ी न किए थे, मगर आज एना की खातिर उसे ये भी करने पड़े। गुस्सा तो उसे आ रहा होता है, पर क्या ही करता जब सारे सर्वेंट्स को उसने खुद ही भेज दिया। नेक्स्ट सीन में ज्यूशान एना से पूछ रहा था कि तुम्हें किसने कहा था इतना ड्रिंक करने के लिए, जबकि वो अभी भी ड्रंक थी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कभी उसे ठंडा पानी मांगती तो कभी गर्म पानी मांगती रही। ज्यूशान उसका ख्याल तो रखता है, मगर दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या एना ये सब कुछ मिस्टर लू को कह रही है। उससे पूछने लगा कि तुम्हें मिस्टर लू कैसा लगता है? एना बोली कि लू बहुत अच्छा है, हमेशा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी तरह तो कोई भी नहीं हो सकता। जो सुनकर तो इधर ज्यूशान जेलस होने लगा। नेक्स्ट सीन में ज्यूशान को एना के सामान से उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मिला, जिससे उसको पता चलता है कि एना कोई और नहीं बल्कि नोआन है, जिससे ग्रैंडपा ने मेरी शादी करवाई थी। इस लड़की ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा कर रखी? कहीं एना ही तो वो लड़की नहीं जिसे मैं 6 साल से ढूंढ रहा हूँ। रूम में जाकर वो एना से इस बारे में जानने की कोशिश करता है, पर वो इतनी ड्रंक थी कि उसके हाथ पर चक्की काट देती है। इसलिए ज्यूशान भी उससे नहीं पूछ पाया और आराम से ही उसके साथ लेट गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जब एना को जाग आती है तो वो सोच रही थी कि वो यंग के साथ गई थी, तो यकीनन यंग ही उसे अपने घर लेकर आया होगा। वो मजे मजे से उठकर बाहर आने लगी। अभी उसने देखा कि वो तो ज्यूशान के घर पर है। अब वो कर भी क्या सकती थी। ज्यूशान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। बातों ही बातों में वो उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट छुपा रही हो। साथ ही हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी उसके सामने रख देता है। एना बोली कि मेरे नाम में टाइपो मिस्टेक हो गई थी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझकर किया। साथ ही उससे शाओतू के फादर के बारे में भी सवाल करता है कि वो कौन है और कहाँ है, जबकि एना सोच रही थी कि मैंने तो हमेशा शाओतू से यही कहा कि तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी। फौरन बात बदलते हुए कहने लगी कि क्या तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो, वैसे भी हम दोनों अलग होने वाले हैं। ज्यूशान बोला कि क्या तुम चाहती हो कि हम हमेशा के लिए साथ में रहें? एना को लगा कि शायद ज्यूशान मुझसे जानबूझकर पूछ रहा है, क्योंकि उसकी तो साशा के साथ एंगेजमेंट हो चुकी, इसलिए वो भी नहीं कहकर वहाँ से चली गई। ज्यूशान का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो गया था, क्योंकि वो सच में ही अपनी सारी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। फिर उसके पीछे जाकर उसे फोर्सफुली किसिस करने लगा। एना उसे समझाती है कि मुझे शाओतू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने दो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा सा बना दूंगी। इसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी ज्यूशान गुस्से में उसे पूछ रहा था कि क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। एना बोली कि नहीं तो, जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। एना को समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो ये सारा मैटर यंग से डिस्कस करती है। वो कहने लगा कि पागल लड़की, वो तुम्हें लाइक करता है, लेकिन वो तुम्हारे मुंह पर ये बात थोड़ी ना कर सकता है। उससे बात करते हुए इसे ज्यूशान ने भी देख लिया और इस
इसके पास आकर पूछने लगा कि किससे बात कर रही हो। जब एना ने बताया कि यंग से बात कर रही थी तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि जेलस तो वो पहले ही बहुत था। नेक्स्ट सीन में साशा ग्रैंडमा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती जब ज्यूशान ही तुम्हारे साथ लाइफ नहीं गुजारना चाहता। तभी श्याओतू बैड आंटी के पीछे डॉगी लगाकर उनको वहाँ से भगा देती है। इसी दौरान ग्रैंडमा ने उनके हाथ पर वो बर्थ मार्क देखा जो कि बिल्कुल ज्यूशान की तरह ही था, इसलिए वो फौरन श्याओतू से कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, प्लीज जल्द से जल्द मुझे उनसे मिला दो। नेक्स्ट सीन में श्याओतू अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें दादी माँ के पास लेकर आ रही थी कि एक ग्रैंडमा आपसे मिलना चाहती है, मगर इसी दौरान उन दोनों को किडनैप कर लिया गया जो कि साशा ने ही करवाया था। जबकि इधर दादी माँ ज्यूशान के पास आकर उसे डांटने लगी कि तुमने तो कहा था तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, श्याओतू तुम्हारी ही बेटी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो दादी माँ को अपने पास बिठाकर उनको सारी बात समझाने ही वाला था कि तभी चाओ भी पहुँच आया। कहने लगा कि बॉस इस डीएनए रिपोर्ट से साबित होता है कि श्याओतू आपकी ही बेटी है, असल में पहली वाली रिपोर्ट साशा ने चेंज करवा दी थी। यहाँ उसे पता चलता है कि पिछले 6 साल से वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एना ही है और ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। दूसरी तरफ साशा एना को बताती है कि आज से 6 साल पहले मैंने ज्यूशान को ड्रग दिया था, मगर तुम बीच में आ टपकी और उसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर दी और अब तुम दोबारा से हमारी लाइफ में आ गई हो, लेकिन इस बार तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगी। लेकिन इससे पहले कि साशा उन दोनों को कोई भी नुकसान पहुंचा पाती, ज्यूशान उसे बचाने के लिए पहुंच आया था जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। साशा एना को शूट करने वाली थी जिसके सामने भी ज्यूशान आ गया और वो गोली उसने अपने सर ले ली। साशा का काम भी वहीं पर तमाम हो चुका, मगर एना तो ज्यूशान को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तीनों फैमिली है और हमेशा साथ रहेंगे। ज्यूशान उसे वो नेकलेस दिखाते हुए बोला कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा, मैंने जो कुछ भी किया प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। जो कहने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया जहाँ चौबी एना को कुछ बताने ही वाला था कि ज्यूशान उसे पीछे से हिट करते हुए बोला कि मैं मरा नहीं, अभी तक जिंदा हूँ, फौरन भाग जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद एना ज्यूशान को रेस्ट करने के लिए कहती है। वो बोला कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं रेस्ट कर सकता हूँ। इधर एना को वॉमिट फील होने लगी। ज्यूशान ने पूछा कि क्या हुआ, तुम मुझे लाइक नहीं करती। वो बोली कि ऐसी बात नहीं है, असल में हमारा दूसरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। जो सुनकर तो ज्यूशान बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो खुशी के मारे उसे किस करता है और इसी हैप्पी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।